यस बेटा बताइए जल्दी से, हैव यू ट्राइड इट? सर ट्राई किया है सर, बट आंसर नहीं आ रहा है सर। फॉर्मूले में सब पुट करने में सर थोड़े डाउट आ रहे हैं सर। ओके ओके, जस्ट अभी देखता हूँ। तभी हमको लग रहा है आप लोगों का कोई मेल भी आया नहीं है। प्रभाकर, ये आपके एंड से कोई मेल नहीं है, दूसरे क्लासेस के हैं। ओके चलिए, तो हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब मैंने वैल्यूज़ आपको दी थी फॉर द वेरिएबल एक्स 80, 78, 75, 75, 68, 67, 60 एंड 59। एंड इन द केस ऑफ वेरिएबल वाई आपको वैल्यूज़ ये थी, और इन द केस ऑफ द वेरिएबल वाई 12, 13, 14, 14, 14, 16, 15 एंड 17 ये वैल्यूज़ थी। तो अब जल्दी से आप इनको रैंक करो। तो वेरिएबल एक्स को जब हम रैंक करेंगे तो आप सबसे पहली रैंक किसको देंगे? यस बेटा, सबसे पहली रैंक प्लीज़ जल्दी से। सबसे पहली रैंक रैंक आप असेंडिंग भी असाइन कर सकते हो और डिसेंडिंग भी असाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट है उसको भी हम लोग कम रैंक फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, या हम लोग दोनों ही वेरिएबल्स में जो सबसे लोएस्ट है उसको भी फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। फिर उस हिसाब से अपने रैंकिंग को हम लोग सेट करके आगे चल सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब अगर एक वेरिएबल में आप टॉप वैल्यू को रैंक 1 दे रहे हो तो दूसरे वेरिएबल में भी टॉप वैल्यू को रैंक 1 दो। अगर एक वेरिएबल में आप लोएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दे रहे हो तो दूसरे वेरिएबल में भी लोएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दो, और उसी हिसाब से लोएस्ट, फिर सेकेंड लोएस्ट, थर्ड, फोर्थ करते हुए हाईएस्ट की ओर आगे जाओ। ठीक, एक तरीका हाईएस्ट से ऊपर नीचे आने का है। इनमें से कोई भी आप अपना सकते हैं, पर दोनों वेरिएबल पर एक जैसा लगेगा। तो हम लोगों ने कल जो एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें हाईएस्ट वैल्यू से लेके किया था। आज आप जरा लोएस्ट वैल्यू से लेके भी कर लीजिए तो आइडिया हो जाएगा। ठीक, उज्ज्वल RY, RY, ओके। तो हम लोग लोएस्ट वैल्यू से बेटा ट्राई करते हैं इस बार कि लोएस्ट वैल्यू को 1 रन देंगे। ठीक, इसी तरीके से आप दे सकते हैं, आप नोट में लिख दीजिए केवल। तो अगर हम लोग लोएस्ट से दें, ठीक, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे चलें, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी जाया जा सकता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट भी जाया जा सकता है, एनी वन। तो इस वाले में हम लोग ट्राई करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट आपके लिए 59, तो फॉर द 59 आपने रैंक दे दी 1। फिर है सेकेंड स्मॉलेस्ट, उसके बाद वो स्मॉलेस्ट के बाद जो उससे हायर वैल्यू दैट इज़ द 60, उसको आप सेकेंड रैंक दे दीजिए। 67 उसको थर्ड रैंक दे दीजिए। ठीक, फिर 68 इसको फोर्थ रैंक दे दीजिए। और 75 दो बार आ गया, तो 75 ने आपकी फिफ्थ रैंक को भी कवर किया और सिक्स्थ रैंक को भी कवर किया। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ का टोटल लेकर के उसको एवरेज कर देना है। तो 75 को आप कौन सी रैंक देंगे? 5.5। लिखते चलिए फटाफट साथ में, ठीक है। और फिर 78 को आप देंगे रैंक 7, और 80 को आप देंगे रैंक 8। ये तो एक्स की रैंकिंग हो गई। कोशिश हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को दोनों तरीके से लगाने का अभ्यास हो जाए, ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट भी और लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट भी। तो ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट के एग्जांपल और काम हम लोग कर चुके हैं, तो आज लोएस्ट वाला कर लेते हैं, जिससे ये रटा ना रहे यार कि इसमें तो हमेशा ग्रेटेस्ट सही होता है, एनी वन। इसी तरीके से आप जाइए दोनों वेरिएबल में वही लगाइए। तो हम वाई में देख लेते हैं। तो लोएस्ट में हम फर्स्ट रैंक देंगे 12 को, सेकेंड देंगे 13 को। अब ये जो 14 है इसमें कौन कौन सी रैंक कवर की? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इन तीनों का टोटल करिए 3, 4, 5, तो डिवाइड बाई 3, तो आपको मिल जाएगा 4। तो ये जो 4 है रैंक में,
ये 14 के आगे असाइन कर दीजिए, मतलब 4 4 4। अब 4 ने, इस 14 ने कौन कौन सी रैंक ऑक्यूपाई कर ली है, रैंक प्लेस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब कौन सी रैंक हम लोग असाइन कर सकते हैं, सिक्स्थ। ध्यान रखिएगा 4 के बाद अब 5 असाइन नहीं होगी। रैंक प्लेसेस कौन कौन सी कवर अप करी 14th वाले ऑब्जर्वेशन ने, तीसरी, चौथी और पांचवी, उसका एवरेज लेकर के हमने 14 के आगे 4 4 4 लिख दिया। लेकिन रैंक प्लेसेस तो कवर हो चुकी हैं 3 4 5, तो अब जो रैंक अलॉट होगी वो होगी सिक्स्थ। तो छठी रैंक हम देंगे 15 वाले ऑब्जर्वेशन को। प्लीज साथ साथ करते रहिए। सातवीं रैंक हम देंगे 16th वाले ऑब्जर्वेशन को, और आठवीं रैंक देंगे 17th है जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो इस तरीके से आपकी रैंकिंग फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई ये कंप्लीट होती है अगर हम चलते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, कितना काम हो गया। इज इट ओके? कितना काम हो गया? चलिए, इतने के बाद में आगे क्या करना है हम लोगों को, अब इसका डी, कैपिटल डी निकालना है, मीन्स R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 अब आपके लिए क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, 7 माइनस 2, 5.5 माइनस 4, 5.5 माइनस 4, 4 माइनस 4, 3 माइनस 7, 2 माइनस 6 एंड 1 माइनस 8। इन वैल्यूज को आप निकाल लीजिए, जो प्लस की हो प्लस में, जो माइनस की हो माइनस में। तो यू विल गेट योर डी। नाउ मेक द डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यूज में सबसे पहले आपको मिलेगा +7 का स्क्वायर 49, देन द स्क्वायर ऑफ +5 25, देन द स्क्वायर ऑफ +1.5 मीन्स 2.25, फिर 2.25 रिपीट हो जाएगा, फिर 0, फिर -4 का 16, फिर -4 का 16, फिर -7 का 49। ये आपका डी स्क्वायर हो गया। नाउ द समेशन ऑफ द डी स्क्वायर, इसका टोटल लगा लीजिए, और इसका टोटल लगाएंगे देन यू विल गेट 159.50। यहाँ तक सारे लोग अपना काम कर लें और मुझे अश्योर कर दें कि हाँ हो गया है यहाँ तक, और यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो उसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके रिस्पांस पर आगे चलेंगे हम लोग, तो प्लीज़ रिस्पांस। यस, बाकी और लोग हो गया बेटा, एनी अदर कैन ऑल्सो बी, वरना वो प्लीज़, इफ ऑल और जितने भी लोग हैं उन्होंने ये सारा कर लिया, ओके। तो डी स्क्वायर तक हम लोग पहुँच गए। अब डी स्क्वायर के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। गुड, वेरी गुड। तो कई सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। तो अब हम लोगों को इसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर लिखा जाएगा बेटा स्पीयरमैन के रैंक को रिलेशन में, स्मॉल आर कार्ल पियर्सन वाले में। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6, न्यूमरेटर में बिग ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे रिपीटेंस है तो हमें क्या ऐड कर देना होता है, 1/12, और विद इन द ब्रैकेट m क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना होता है। ये करना होता है जब हमारा रिपीटेंस एक बार होता है इन द वेरिएबल। ठीक है, कहाँ पर आपको ध्यान देना है रिपीटेंस का, वेरिएबल में, ना कि डिविएशन में, ना कि डिविएशन स्क्वायर। तो वेरिएबल में हमारा रिपीटेंस कितनी बार हो रहा है बेटा, 2 बार। एक बार x वेरिएबल में हो रहा है 75, 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार y वेरिएबल में हो रहा है 14, 3 बार रिपीट हो रहा है।
तो ये जो नंबर ऑफ रिपीटेंस है, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी कंसिडर्ड। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा कहीं भी। आपके लिए कंसर्न मैटर क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द फार्मूला, व्हाट इज द स्मॉल एम इज, स्मॉल एम आपका क्या है कि कितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ, नंबर ऑफ टाइम। तो अगर नंबर ऑफ टाइम पे हम लोग जाएं तो ये देखेंगे कि 75 हमारा 2 बार रिपीट हुआ। इससे भी मतलब नहीं है कि एक्स का है कि वाई का है, वेरिएबल में रिपीटेंस है, बस उतना काउंट करना है। अच्छे से नोट बना के लिख लीजिए। वेरिएबल का रिप्रेजेंट विल, वेरिएबल का रिपीटेंस will represent the small m. The repeatance of the variable will represent the small m. और स्मॉल m की वैल्यू में क्या आएगा? द नंबर ऑफ टाइम द रिपीटेंस ऑकर्स। तो 75 ने कितनी बार रिपीट किया? 2 बार। 14 ने कितनी बार रिपीट किया? 3 बार। तो जब ये रिपीटेंस एक से ज्यादा बार हो जाए, जैसे इस वाली प्रॉब्लम में 2 बार हो गया, अगर सिंगल एक ही बार हुआ होता, यानी केवल 75 होता या केवल 14 होता, तो हमारा फार्मूला 1/12 एम क्यूब माइनस एम पे रुक जाता, क्योंकि बेस फार्मूला क्या था? सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन द ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो डिनोमिनेटर तो सेम रहना है, जो भी चेंज आ रहा है वो न्यूमिनेटर में आ रहा है। तो न्यूमिनेटर में हमने एक रिपीट पर क्या बढ़ा लेंगे आगे? प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम विद इन द ब्रैकेट। अब ये 2 बार रिपीटेंस है तो फिर बढ़ा लीजिए एक बार और, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम विद इन द ब्रैकेट। क्लियर? अब वैल्यूज आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं, उनको पुट कर दीजिए। न्यूमरेटर में आपके पास 6 है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। आपने समेशन ऑफ द डी स्क्वायर ढूंढ लिया है, जो कि है 159.5, वो पुट कर दीजिए। फिर प्लस 1/12, 75 2 बार रिपीट हुआ है, तो m की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट के अंदर है, ये 12 के बाद 2 का क्यूब माइनस 2 और वो ब्रैकेट बंद। फिर प्लस 1/12। अब 14 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 3। तो 3 का क्यूब माइनस 3 और फिर वो ब्रैकेट बंद। फिर पूरी लाइन अंडरलाइन, उसके नीचे डिनोमिनेटर में n विद इन द ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो n आपको क्या है? नंबर ऑफ द पेयर्स कितने हो रहे हैं? 8। तो 8 और विद इन द ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, या इसमें कोई डाउट आया है तो वो पूछ लीजिए, फिर सॉल्व करिए। इज देयर एनी डाउट इन द फार्मूला और हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला? प्लीज बच्चों रिस्पॉन्स जरूर करिएगा इसमें। इज देयर एनी डाउट स्टिल रिमेनिंग फॉर मेकिंग योर फार्मूला ऑपरेटिव? वेरी गुड रितिका, आप तो आंसर पे पहुंच गई। हम तो यही पूछ रहे थे कि फार्मूले में कोई दिक्कत हो रही है, वैल्यूज रखने में कोई दिक्कत हो रही है। तो आपका आंसर सही है। ठीक। और एक बात आपकी जानकारी के लिए और, क्योंकि आप कॉमर्स के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जब कभी भी स्टैट्स में काम करना हो या आपको कॉस्ट आगे पढ़ाई जाए, कॉस्ट में काम करना हो, तो डेसिमल के बाद की 3 वैल्यूज को लेना चाहिए। ठीक। ये एक जर्नल, अच्छा, इससे माना जाएगा कि आपको अच्छे से काम कर रहे हैं आप। ठीक। आफ्टर डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज, जब आप स्टैट्स पे काम करें और जब आपको कॉस्ट पढ़ाई जाए, कॉस्ट से रिलेटेड आपको डेटा रिप्रेजेंट करना हो, कॉस्टिंग में अकाउंटिंग, कॉस्टिंग अकाउंट आएगी ना आपके लिए, तो उसमें अगर आपको काम करना है तो फिर आप डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज तक की वैल्यूज को कैलकुलेट करें। तो जब कभी भी ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या रिग्रेशन कुछ भी निकाल लें, तो कोशिश करिए डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज तक। वैसे आंसर आपका ठीक है, 0.92। बाकी सारे लोग, कोई डाउट आ रहा है? प्लीज बच्चों।
यस, ठीक है बेटा। किसी और को कोई डाउट आ रहा है? नो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई रैंक वाली। अगेन कंफर्मेशन, किसी को भी, जितने लोग अभी ज्वाइन हैं, एनी वन हैव एनी डाउट, तो उसको बेटा आप यहाँ पे पूछ के रिजॉल्व कर लीजिए, तब आगे चलना ठीक है। फिर हम लोग रिग्रेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ये तो कल का बैकलॉग था, वो क्लियर हुआ है। यस, किसी को भी कोई डाउट? सर यस, सर रैंकिंग अगर बड़े से छोटे करे या छोटे से बड़ा, आंसर सेम ही होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा बेटा, ऑलमोस्ट। आप करके इसको देख लीजिएगा, ठीक? सर सेम ही है। हाँ, तो आपको या तो असेंडिंग में लगाना है या तो डिसेंडिंग में लगाना है। पर हाँ, इतना याद रखना है कि अगर आप एक पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल पर भी उसी तरीके से जाएं। अगर एक वेरिएबल पर आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जा रहे हैं तो दूसरे में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट कतई ना करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक? और इसको नोट में लिख दें कि आप किस तरीके से गए हैं, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। रिग्रेशन, तो कोरिलेशन तक आप पहुंच गए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, हम लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा ऊपर उठते हैं। कोरिलेशन मतलब दो तरीके के वेरिएबल थे, इनको हम कोई नाम दे देते हैं कि यार ये कोई भी वेरिएबल थे दो, इनका हमने देखा हाँ इनमें कोरिलेशन है, कुछ हाई डिग्री होता है, कुछ बहुत परफेक्ट होता है, इतना सब आप जान गए। इतने से क्या आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ इन दोनों के बीच में संबंध है, ये भी पता चल जाएगा आपको कि इन दोनों के बीच में निगेटिव संबंध है कि पॉजिटिव संबंध है, मतलब डायरेक्शन, डिस्टेंस, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। जो डिग्री है दैट शो द डिस्टेंस, ठीक है ना, कि कितनी दूर है, एक के जितने पास है उतने ज्यादा परफेक्ट है, पैरेलल है, ठीक? वरना थोड़ा डिस्टेंस है दोनों वेरिएबल के बीच में, और डायरेक्शन पता चल जाएगा वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पर ये जानने के लिए कि इन दोनों वेरिएबल में संबंध तो है, हाँ ठीक, तो क्या अमाउंट ऑफ चेंज अगर किसी एक वेरिएबल में हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ये कोरिलेशन नहीं बता पाता। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन इज द मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड। आपके बिजनेस वर्ल्ड में, कहीं किसी और ट्रायल में, किसी भी डेटा में दो वेरिएबल्स के रिलेशन के लिए रिग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। और रिग्रेशन काम तभी करेगा व्हेन देयर इज अ कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन होगा तभी रिग्रेशन काम करेगा, ठीक? अच्छे से समझ लीजिए इसको थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि फिर फार्मूले आने लग जाएंगे, काम होने लग जाएगा और बात दिमाग से गायब हो जाएगी कि यार ये होता क्या है। बस वही याद रहेगा, ये सिग्मा अपॉन टिग्मा अपॉन, यही याद रह जाएगा। काम क्या है, इनके यूज क्या है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में रिग्रेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये रिग्रेशन बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अब हमें ये पता चल गया दो लोगों में या दो वेरिएबल्स में आपस में संबंध है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल क्रिएट्स व्हाट अमाउंट ऑफ चेंज इन द सेकंड वेरिएबल। तो एक जिस पर हम ये अप्लाई करते हैं कोई अमाउंट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर इस चेंज का रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना? दो दोस्त हैं, एक दोस्त को डांटा जाए, बड़ा अच्छा कोरिलेशन है उनके बीच में, बड़ा संबंध है, दिखता है यार, साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ खाते हैं, और बिल्कुल बढ़िया। अब अगर एक को डांट दिया जाए तो दूसरे को किस हद तक बुरा लगता है? नाउ इट इज द पॉइंट ऑफ रिग्रेशन। रिलेशन तो है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन यार उसको कुछ भी कहते रहो, वो यार उसका पार्ट है, वो जाने भाई, हमसे क्या, हमारी तो दोस्ती तक है। तो रिग्रेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। रिग्रेशन मतलब एक के ऊपर अगर किसी पॉइंट पर कुछ चीजें घटाई बढ़ाई जाए तो किस अमाउंट में वो चेंज हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल पर क्या असर डालेगी। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट सेल्स, ये दो वेरिएबल हैं, इनका डेटा है, आपने उसके ऊपर कोरिलेशन का टेस्ट लगाया तो आपको दिख गया हाँ कोरिलेशन है।
अब अगर कोई आदमी ये पूछे क्या हम अपने ऐड को बढ़ाएं तो उस अमाउंट में सेल कितनी बढ़ सकती है या घट सकती है, आपको कोरिलेशन ये बता देगा कि अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ता है तो सेल्स भी बढ़ती है। डायरेक्शन तो बता देगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, ये तो बता देगा वो। ठीक, अब आपको जानना ये है कि यार मैं 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी है, इतने लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो इसके अमाउंट में सेल कितनी जनरेट होती है। फ्यूचर का एस्टिमेशन है। व्हाट इज द रिलेशन, तब तो हमें पता चले कि इज दिस एक्सपेंस इज द वर्थवाइल, or if we are going to make such expenses, how they are going to be returned in the futures in terms of sales। तो एक ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि जिससे आप ये समझ सकते हो कि इसका यूज कहाँ पे, तब वो जान पाएगा कि हाँ यार ये जो ट्रेंड है या जो भी है इसमें रिग्रेशन का एनालिसिस लगाओ तो पता चलता है कि अगर हम 2% एडवर्टीजमेंट को बढ़ाएं तो 2.5% सेल बढ़ जाती है, या 3% एडवर्टीजमेंट को बढ़ाएं तो कितने परसेंट सेल बढ़ जाती है। तो अब जो ये काम होता है ये रिग्रेशन है। ठीक, अब ये जो वैल्यू है कि हम कितना डालें तो कितना निकलेगा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ठीक, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपको ये बताएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ चेंज इफ अप्लाइड इन द वन वेरिएबल, हाउ मच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द अनदर वेरिएबल। ठीक, तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो दोनों में आप रिग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिखा क्या जाएगा, एक भाई उन 2 वेरिएबल्स का आप कोई नाम दोगे ना, एक x और एक y है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑन द y ऑन x, y का x पे क्या असर पड़ रहा है उसको दूसरी तरफ से अभी आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तब एक डिपेंडेंट बन जाएगा, दूसरा इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक, हम कसम नहीं खा सकते कि यही डिपेंडेंट है यही इंडिपेंडेंट है। अपनी यूज, अपने प्रॉब्लम और एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्चर ये आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या डिपेंडेंट रखा जाए क्या इंडिपेंडेंट रखा जाए। ठीक है, तो इसकी कसम नहीं हो सकती कि यही इंडिपेंडेंट रहेगा। समझ आता जा रहा है, एक्स भी इंडिपेंडेंट बन सकता है और वाई भी इंडिपेंडेंट बन सकता है। इस केस में अब हाँ, इसकी और अच्छी सी थोड़ी बात हो जाए जिससे ये समझ में आना शुरू हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स पर आएंगे इसके। अगर अब ये कोरिलेशन लोगों को मिल चुका था, इससे आगे हमको जानना था क्या हो रहा था, तो हु इज इंट्रोड्यूस दिस टेक्निक, इस टेक्निक को लाया कौन, तो नाम लिख लीजिए उनका, फ्रांसिस गैल्टन, मिस्टर फ्रांसिस गैल्टन। और इन्होंने 1822 से 1921 के 1911 1911 तक का जो पीरियड था वो इनके काम करने का पीरियड था, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। और उसके बाद इन्होंने ये पाया कि ये जो कोरिलेशन की वैल्यूज़ या कोरिलेशन का डिस्टेंस है इससे इफेक्ट को देखा जा सकता है। और ये इन्होंने कैसे पाया, रिग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों का वापस अपनी ओर धीरे से लौटने का प्रयास। ठीक, मीन्स द वेरिएबल टेंड्स टू किधर की ओर टेंड करते हैं वो, टुवर्ड्स देयर एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यू की ओर वो लौटने का प्रयास करते हैं बीच बीच में। जैसे मान लीजिए हमारे आपके नेचर में कोई चीज़ है, उसको एक बात मुझको बहुत सिखाई जाए, हाँ सीख गए, तो उस हिसाब से लगेगा कि हाँ यार ये पर्सनालिटी में या नेचर में चेंज आया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो बेस नेचर है उसकी और कहीं ना कहीं कभी कभी हम लौटेंगे। ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड की स्टडी से रिग्रेशन का ग्रोथ हुआ। और ये स्टडी उन्होंने की ऑन द 2 तरीके के ग्रुप बनाए। किस तरीके के, कि जो टॉलर फादर्स हैं उनके बेटे और जिनकी हाइट कम थी उनके बच्चों के ऊपर कि क्या हाइट का हेरिडिटी से कोई रिलेशन है और व्हाट अमाउंट ऑफ रिलेशन। तो उन्होंने ये पाया कि हाँ, जो टॉलर फादर्स हैं उनके बच्चे टॉल तो होते हैं, लेकिन जो बच्चों की एवरेज हाइट है उसकी ओर वो लौटते भी हैं। मतलब एज सच
सारे के सारे टॉल हो या सारे के सारे जो है वो उनसे ज्यादा लंबे हो, ऐसा नहीं होता। एक एवरेज की ओर वो लौटते हैं, मतलब टेंडेंसी मींस द बेस एवरेज ऑफ द फादर्स हाइट्स विच आर टॉलर एंड द एवरेज ऑफ द बॉयज हाइट्स ऑफ द टॉलर फादर्स थोड़ी कम है। मतलब क्या हो रहा है कि जो ये बच्चों वाली हाइट है ये एवरेज हाइट ऑफ बॉयज की ओर लौट रही है। और जब इन्होंने स्मॉलर हाइट्स वाले फादर के ऊपर काम किया तो इन्होंने देखा हाँ उनके बच्चे बाकी बच्चों से हाइट में कम तो होते हैं, हेरिडिटी का इफेक्ट है, लेकिन जो नॉर्मल हाइट है उसकी ओर कुछ बच्चे आगे भी निकलते हैं हाइट में। तो उन्होंने ये पाया कि लाख डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, बट इट टेंड्स टू रिटर्न टूवर्ड्स एवरेज वैल्यूज। बात को समझ आ रही है आपको कि एवरेज वैल्यू की ओर वेरिएबल लौटने का प्रयास करता है। ये इन्होंने जाना इस स्टडी से, इसको फिर इन्होंने अप्लाई किया बाकी सारी सारी जगह पर और उसके हिसाब से रिजल्ट निकाले। अब इसको दूसरे केस से समझते हैं हम लोग। दिस इज द बेस, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी तो इसकी चर्चा कर लेनी जरूरी है कि कैसे किया था इन्होंने, भाई कैसे जाना। अब हम लोगों को तो पढ़ना है, लोग काम करके चले गए, तो उसके लिए थोड़ी अगर बैकएंड जानकारी हो जाए दैट इज गुड। तो ये इसका बैकएंड कॉन्सेप्ट था। अब आप ले लीजिए जो हम लोग का एग्जांपल है, जैसे सेल्स वर्सेस एडवर्टीजमेंट। तो हर साल सेल के अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में सेल जरूरी नहीं है कि एक ही रफ्तार से बढ़े। आप एग्री करोगे कभी कभी लगेगा वो थोड़ी लौटी एवरेज वैल्यू की ओर। तो जो आपकी लाइन है वो टेंड्स टू हल्की उस जगह झुकी दिखाई देगी। अगर हम उसको फिट करें, पॉइंटेड करें कि किस साल कितनी सेल है, तो कोई डाउट यहाँ पर है तो कोई थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो कोई थोड़ा, एक जैसा नहीं चलेगा लगातार। यानी एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में हर साल एक ही अनुपात में सेल ना घट रही होगी ना बढ़ रही होगी। कहीं बढ़ी है तो एवरेज की ओर लौट रही होगी, कहीं अगर एवरेज से थोड़ी कम हो गई है तो फिर अगली साल बढ़ के अपने एवरेज को पूरा कर रही होगी। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अगर हम डॉट लगाएं तो कोई यहाँ पर, तो कोई थोड़ा ऊपर, तो कोई थोड़ा नीचे, तो कोई थोड़ा ऊपर, इस तरीके का बना होगा। तो अगर इस तरीके का डॉट बने और बनता है, क्योंकि सारी वैल्यूज एक ही ट्रेंड से हमेशा नहीं चलेंगी, लीनियरिटी तो दिखाई देगी कि हाँ आगे की ओर जा रहे हैं, पर लाइन पूरी लीनियर एक ही रेशियो से नहीं होगी जल्दी। तो आपको रिग्रेशन में करना क्या होता है, यू हैव टू मेक अ बेस्ट फिट लाइन। ये जो डिफरेंट प्लॉट्स आए, ठीक, ये जो डिफरेंट प्लॉट्स आए कि किसी साल में मान लीजिए 200 सेल है, तो आप उसको प्लॉट लगाओगे वहां पर एक्स और वाई के उस पे ग्राफ के हिसाब से, ये 200 आया। फिर अगली साल आपको दिखा 250 हो गया, तब आपकी डॉट थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर अगली साल आपको दिखता है यार अब तो ये 220 पे आ गई है इस साल, तो आप 220 मार्क कर दो। फिर कुछ ऊपर नीचे ऐसे जो होती जाएगी, मीन्स द डिफरेंस आता जाएगा। इसके बीच में आप ऐसे ऐसे करके ग्राफ नहीं बनाएंगे। आप लाइन कैसी बनाएंगे, बेस्ट फिट, यानी वो जो सारे ग्राफ के आसपास से जाए। कभी कभी वो आपके किसी पॉइंट के ऊपर से भी जा सकती है, किसी पॉइंट के बगल से भी जा सकती है, किसी पॉइंट से ज़्यादा दूर से भी जा सकती है, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट कि जो सबके रिप्रेजेंटेशन को ले ले। आप बात समझ रहे ना, एक ऐसे ऐसे लाइन को बनाना जो आपने ग्राफ पिक्चर में सीखा है और आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक ऐसी लाइन बनाइए कि जो लगभग सबके बीच से जाए और सबको रिप्रेजेंट करे। ऐसी लाइन हमेशा एवरेज के पास से जाएगी। तो जो एवरेज वैल्यू आप डिनोट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे उसमें, वो लाइन उस पॉइंट को जरूर टच करेगी, क्योंकि रिग्रेशन क्या बोलता है कि द ट्रेंड of the variables is to return back or the stepping back towards the averages। क्योंकि ये टेंड होता है, उसका नेचर होता है किसी भी वेरिएबल का कि वो एवरेज की ओर लौटता है। आप किसी पे भी आप खुद पे स्टडी करोगे, बहुत हमारे अंदर मान लीजिए कोई बड़े अच्छे पॉइंट है, कोई बड़े खराब पॉइंट है, तो एक एवरेज निकल के आया आपका। उसके बाद आप देखोगे कभी बड़ा अच्छा बिहेव हो रहा है हमारा, कभी बड़ा खराब भी हो रहा है, लेकिन ऑन फिर हम एवरेज की ओर वापस टेंड करते हैं। तो सेम विद द वेरिएबल्स के साथ होता है। समझ आता जाए आपको। तो इसके लिए क्या डाली जाती है, बेस्ट फिट लाइन। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये दो वेरिएबल्स की अलग अलग बनेगी और इन्हीं के रिलेशन में हम लोग आगे रिग्रेशन की स्टडीज को आगे बढ़ाएंगे।
फिर वो अगर कहीं कट हो रही होगी तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट करेगी करेगी, ठीक, क्योंकि उनके बीच में कोरिलेशन है, इसका मतलब बड़े पास से जा रही हैं, और बड़े पास से जा रही हैं और आपने आसपास वाले पॉइंट को क्या किया है, बेस्ट फिट लाइन दी है, तो वो एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर उसके बाद में हर एक उन दोनों लाइन के बीच में कोई स्लोप क्रिएट हो रहा होगा, तो इंडिपेंडेंट से और डिपेंडेंट के बीच का एक स्लोप होगा, ठीक। इसके आधार पे आगे हमारा फार्मूला काम करेगा। हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि इफ यू ओपन द ग्राफिकल पिक्चर अगर आप खोलें रिग्रेशन की, ठीक है ना, ग्राफिकल पिक्चर को अगर आप किसी रिग्रेशन की खोलें तो यू विल फाइंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तब आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी जो डिस्कस हुई, और इसके आधार पर आपकी जो नॉलेज रिगार्डिंग द रिग्रेशन है वो बढ़े। फार्मूला अप्लाई कर देना, फार्मूले को रट लेना और उसकी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेना, इससे आपका काम तो हो जाएगा अभी का, बट यू हैव टू गेन सम नॉलेज रिगार्डिंग द रिग्रेशन। इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए जो आगे काम आएगी, ठीक। तो इसको आप जरा उस पर ज़रूर देखें, अच्छे उस पर साइट पर जाकर किसी पर इसको सर्च करें व्हाट इज द रिग्रेशन, तो आपको उसके वीडियोस दिखाई देंगे। तो उन वीडियोस व्हाट यू विल फाइंड, आप देखोगे कि लाइन को ही वो ऐसे चलते चलते दिखाएंगे आपको इमेजेस में, डिपेंडेंट वेरिएबल की। जो वीडियो आपको क्या दिखाएगा कि वो लाइन ऐसे ऐसे चल रही है। चलने का मतलब क्या हुआ कि वो दिखाएंगे कि द रेंज की जो हमारा जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो लाइन एक जगह पे ज़्यादा है एक जगह पे कम है, तो कितने एरिए पे ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इस जगह पे ये पॉइंट होगा, दैट इज बाय द बेस्ट फिट लाइन टू बी मेड, जो अधिक से अधिक पॉइंट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट कर दे और वो एवरेज से होके जाए। क्योंकि आपको मेरी बेस बात याद रखनी है कि टेंड क्या होता है किसी भी वेरिएबल का, टू स्टेपिंग डाउन टूवर्ड्स द एवरेज। ज़्यादा है तो वो कम हो की ओर जाने की कोशिश करेगा, कम है तो ज़्यादा की ओर जाने की कोशिश करेगा। कभी हमसे अगर कोई गलती हो रही है और हम रियलाइज़ करें तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, मीन्स द एवरेज, ठीक। कभी अगर हम किसी की बात के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक एवरेज आ जाएगा कि यार ये लिमिट तो होनी चाहिए, ठीक। तो स्टेपिंग डाउन, तो सेम इन द केस ऑफ द वेरिएबल्स। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इस पे बात हो गई है। अब ये इसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो अभी तक डिस्कस हुआ, इससे रिलेटेड आपको कोई भी बात, जितनी बात ये हुई, इसमें कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है, इसमें कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है? तो जर्नल बातें थी ना कि ये रिग्रेशन में होता क्या है और कैसे काम करते हैं, ठीक, ये सारी जनरल बातें थी। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब रिग्रेशन एनालिसिस का सीधा सीधा संबंध कोरिलेशन से, अगर कोरिलेशन होगा तो रिग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो अब इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता हो जाना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात होती है ये। तो कोरिलेशन क्या करेगा, कोरिलेशन द डिग्री ऑफ रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा, नोट करते चले जाइए, ठीक। इसको एक्सप्लेन कर देगा, डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, डिग्री का मतलब कितने पास दूर, ठीक। रिग्रेशन क्या एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, रिग्रेशन किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, रिलेशनशिप। अब कहेगा, आप सोचोगे यार ये भी तो बात रिलेशन की है कि डायरेक्शन भी पता चल रहा है और वो भी पता चल रहा है कि डिग्री कितनी है, तो रिलेशनशिप तो हो गई। नहीं 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 नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप वो है कि एक पर जो असर पड़े तो दूसरे पे क्या असर पड़े, दैट इज द रिलेशनशिप, ठीक। रिलेशनशिप को बताएगा वो, मीन्स इफेक्ट्स को। तो को रिलेशन में कॉज और इफेक्ट, अब ये बात आप ध्यान से लिख लीजिए, को रिलेशन में कॉज और इफेक्ट का असर नहीं होगा, बट रिलेशन कॉज और इफेक्ट पर ही बेस करता है, ठीक। एक के साथ हुआ कॉज दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये रिलेशन का सोल पर्पस है। द बेस डिफरेंस, उस पर कॉज और इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, वो तो रिलेशन बता देगा ये डिग्री है, ये इनके बीच में डायरेक्शन है,
लेकिन कॉज इफेक्ट कभी नहीं बताएगा। कॉज और इफेक्ट आपको रिग्रेशन बताएगा। दिस इज द सेकंड डिफरेंस, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, नोटेशन। नोटेशन कैसे लिखते हैं आप रिग्रेशन की? आर, ऐसे तो लिखते हैं ना, स्मॉल आर फॉर द एक्स वाई। देखिए स्मॉल आर ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू स्मॉल आर ऑफ वाई एक्स। मतलब को रिलेशन ये कहता है कि एक जो, अगर हम ये देखना चाहें कि x का y के साथ क्या रिलेशन है या y का x के साथ क्या रिलेशन है, तो वो बोलता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, वो एक जैसा होगा। अच्छे से लिख लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। डिफरेंस लिखने को आ जाए तो ये सब बहुत जरूरी बातें हैं आपके लिए। कोरिलेशन क्या बोलेगा? आर एक्स वाई, मतलब वेरिएबल x का y के साथ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू आर ऑन वाई एक्स, मतलब कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड x, यानी एक दूसरे जो दोनों वेरिएबल हैं उनका एक दूसरे से कोरिलेशन का कोफिशिएंट सेम ही होगा। जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऐसा नहीं है। रिग्रेशन कोफिशिएंट में आपका नोटेशन क्या हो जाता है, लिख लीजिए, b सबस्क्रिप्ट में वाई एक्स, मतलब अब आप बीटा वैल्यू ढूंढ रहे हो b, इसको डिनोट करते हैं हम लोग रिग्रेशन के साथ से। रिग्रेशन बी वाई एक्स इज इक्वल, इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्वल बना के आप काट देंगे, इज नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई। कितनी बड़ी बात है कि इसके कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है वो अलग अलग होंगे। वाई ऑन एक्स अलग हो सकता है, एक्स ऑन वाई अलग होगा। समझ रहे हैं आप बात? रिलेशन कॉमन है, दो दोस्तों के बीच की दोस्ती कॉमन है, दिखती है, डायरेक्शन पता चलता है, रोज आ रहे हैं, रोज साथ जा रहे हैं, रोज घूम रहे हैं, साथ ही मिलते हैं, कोरिलेशन है, पॉजिटिव भी है, ये भी पता चल गया। अब अगर एक को डांटो तो दूसरे को कितना बुरा लगता है, ये एक अलग बात है। अगर दूसरे को डांटो तो पहले को कितना बुरा लगता है, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि पहले को, अगर दूसरे को डांटो तो पहले को कम बुरा लगता हो, और ये भी हो सकता है कि पहले को डांटो तो दूसरे को ज्यादा बुरा लगता हो। डिपेंड्स, अब आप बोलेंगे डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन नेचर, तो सेम डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स, द डेटा वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। एडवर्टीजमेंट में चेंज करने पर सेल पर असर पड़ता है, तो जिस डिग्री में, जिस क्वांटम पे असर पड़ रहा है, तो सेल पे चेंज करने में एडवर्टीजमेंट पर असर हो सकता है उस क्वांटम, उस डिग्री में ना पड़ता हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके दो वेरिएबल हैं जैसे मानसून रेन वर्सेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल में बन सकता है, तो दोनों का एक दूसरे पर असर डिफरेंट होगा। को रिलेशन तो है, बात समझ आती जा रही है? तो डिग्री यानी आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो तो सेम होता है, चाहे आप एक्स ऑन वाई निकालो चाहे वाई ऑन एक्स निकालो, बट कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपका अलग अलग होता है अगर आप एक्स ऑन वाई निकाल लो और वाई ऑन एक्स निकाल लो। हियर वाई एंड एक्स ये क्या चीज़ है, ये आपकी वेरिएबल्स हैं। ठीक, कोई यहाँ तक की बात पे कोई डाउट है? ओके, यहाँ तक की बात पे बच्चों कोई डाउट है? नहीं, तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए फटाक से, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको बनती चली जाएगी। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, वरना न्यूमेरिकल में झूला झूलना शुरू कर देते हैं और बेस बातें गायब हो जाती हैं। लिखने को अगर आ जाए कि व्हाट शॉर्ट नोट्स, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी काम की हैं वहाँ पे। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। अगला, को रिलेशन रैंडम कॉजेस से हो सकता है, मतलब आपको को रिलेशन दिखाई दे पर दो लोग बहुत साथ घूम सकते हैं, बड़ा साथ आ रहे हैं, बड़ा जा रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं है तो क्या फ्रेंडशिप पक्की है? डाउट है। ठीक, तो रिलेशनशिप का कॉज और इफेक्ट जब रिग्रेशन टेस्ट करता है तो ये पता चलता है कि दैट इज अ कोरिलेशन जो था वो ठीक था, ऑब्सोल्यूट था। वरना वी कैन से कि द कोरिलेशन इज ऑन सच रैंडम वैल्यूज, वो रैंडम वैल्यूज के कारण क्रिएट हो गया। ठीक,
कोरिलेशन का रिलेटिव मेजर आपको मैंने बताया था +-1 के बीच में, ठीक। लेकिन रिग्रेशन में जब हम इस इफेक्ट को देखेंगे तो दैट इज अगेंस्ट यूनिट 1, प्लस माइनस नहीं आएगा, अगेंस्ट यूनिट 1 की एक यूनिट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरे पे कितने का फर्क पड़ रहा है, अगेंस्ट यूनिट 1। इन अगर इन दोनों के चेंजेस को हम जोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। कोरिलेशन आपका लीनियर रिलेशनशिप को ही बताएगा, रिग्रेशन आपकी लीनियर एंड नॉन लीनियर को भी स्टडी कर देगा, क्योंकि उसमें तो आप बेस्ट फिट लाइन डालोगे ना, तो हो सकता है नॉन लीनियर भी हो, ठीक। आप उसको लीनियर बना दोगे बाय द बेस्ट फिट लाइन, लेकिन वो वेरिएबल तो नॉन लीनियर हो सकता है ना, मैंने अभी आपको पॉइंट रख रख के बताए, तो इसके हिसाब से तो वो हो सकता है नॉन लीनियर हो, लाइनर है तो एक ही में जाएगा और नॉन लीनियर है तो अलग अलग जा सकता है, लेकिन आपने बेस्ट फिट लाइन डाल दी उसमें, ठीक। तो ये दोनों पे काम करेगा। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ तक जो भी डिस्कशन है, इज देयर एनी क्वेरी, अभी आपकी कोई क्वेरी है यहाँ तक, वरना हम आगे बढ़ें। प्लीज़ बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा इसका अच्छे से, और जो भी आपके पास टेक्स्ट है उससे मिलाते जाइएगा, और जो डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। प्लीज रिस्पॉन्स, अभी तक जो डिस्कस हुआ, इज देयर एनी क्वेरीज जनरेटिंग इन योर माइंड? यार दोपहर का समय है, आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे लगेगा अच्छा खाना घर में मिला है और बीच बीच में रेस्ट भी हो रहा है, ठीक। तो रिस्पॉन्स करिए, इज देयर एनी क्वेरी? क्या सारे लोग रेस्ट पे चले गए हो क्या? प्लीज, इज देयर एनी क्वेरी अभी तक जो डिस्कशन हुआ है? यस नो कुछ भी लिख दीजिए आप। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इतनी देर से ये बात तो समझ आ गई कि कोरिलेशन का होगा तो रिग्रेशन होगा, ठीक। तो रिग्रेशन के थ्रू भी कोरिलेशन पे पहुंचा जा सकता है। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, और आपके लिए किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जब कभी एमसीक्यू का कोई पेपर हो तो उस पर इस फार्मूले से बहुत कुछ पूछा जाता है। जल्दी से लिख लीजिए। आर मतलब क्या है, छोटा वाला आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब जो आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले वो दोनों लाइन के निकालिए, मतलब वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्वेश्चन आपको ये छोटा सा दे सकता है कि द कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन इज दिस y on x and this on the x on y, what is the correlation। तो बस ये छोटा सा फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है ना, ये छोटा सा फार्मूला आपको लगा देना है, आपको कोरिलेशन पता चल जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आपके साथ हो गई, और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लिमिटेशन इसकी क्या है, इसकी लिमिटेशन रिग्रेशन की, क्योंकि थोड़ा एजम्पशन पे भी तो चलता है ना ये, कि जो आपने बेस्ट फिट लाइन डाली तो एस्टिमेटेड है, एजम्पटिव भी है वो थोड़ी सी, तो थोड़ी सी एरर इसमें इन द केस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आ सकती है, क्योंकि एब्सोल्यूट और करेक्ट वैल्यूज तो आपने ली नहीं, आपने उसको लीनियर बनाने के लिए एक क्या डाला, बेस्ट फिट लाइन। तो ये बेस्ट फिट लाइन डाली है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि सबको रिप्रेजेंट कर दे, किसी से थोड़ा दूर हो तो किसी से थोड़ा पास हो, पर एवरेज को टच करती हुई जाए। तो ऐसी लाइन अगर आपने डाली है तो इट मे कंटेन सम एरर, क्योंकि आप तो उस पॉइंट पर उस साल में पढ़ने वाले प्रभाव को देख रहे हो, उस साल का पे पढ़ने वाले प्रभाव का जो रियल डाटा है उससे अगर आपकी ये बेस्ट फिट लाइन का डेटा थोड़ा दूर जा रहा है तो अमाउंट ऑफ एरर
हो सकता है, ये एक इसका लिमिटेशन है। ठीक, अब इसको भी कैसे लेते हैं ये और थोड़ा गहरा हो जाएगा, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक, पर पढ़ सकता है ये आपको पता होना चाहिए लिमिटेशन में, क्योंकि थोड़ा सा होता है, हो सकता है, लेकिन वैल्यूज अधिकतर सही आती हैं, थोड़ा सा ही हो सकता है। अब फिर उसके बाद क्या है कि दूसरा इसका क्या है कि ये क्वालिटेटिव डेटा पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। कारण कि क्वालिटेटिव डेटा को वैसे ही हम पूरा का पूरा डेटा ही फ्रेम करते हैं ऑन द बेस ऑफ द एजम्पशन। अब पूरा डेटा फ्रेम है ऑन द बेस ऑफ द एजम्पशन, और उसके बाद उसमें बेस्ट फिट लाइन भी हमने डाली एजम्पशन, तो कई सारे एजम्पशंस पर खड़ा किया हुआ मकान या कोई खड़ी की हुई थ्योरी जिसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन करें और सारी की सारी वैल्यूज जो है एजम्पशन पे हैं, मतलब बेस डेटा भी एजम्पशन पे है, क्वालिटेटिव डेटा को आप एजम्पशन में ही तो डालोगे ना। आप को मैंने पढ़ाया था कि वो क्वालिटेटिव डेटा है तो आप 1.5 पॉइंट स्केल 7 पॉइंट स्केल में उसको लिखोगे, न्यूमेरिक फॉर्म में आया वो, तो शुरुआत से ही हम एजम्पशन पे चल रहे हैं उसमें। ठीक, और उस एजम्पशन के बेस पे हम फिर बेस्ट फिट लाइन डालें, एजम्पशन एक और एजम्पशन, और फिर उसको हम कन्वर्ट करें इन द नंबर्स और उस पर टेस्ट ड्राइव करके बोल दें कि नहीं इसका इस पर इतना प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अप्लाई क्वालिटेटिव डेटा में नहीं करना चाहिए, वरना वहाँ पे इसके जो रिजल्ट हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी डेटा पे भी काम करने में दिक्कत है, नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक आध आपको मैं वो लिखवा दूं इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, लिखिए। वन ऑफ द मोस्ट frequently used techniques one of the most frequently used techniques in economics and the business research one of the most frequently used techniques in economics and business research to find a relation between two or more variables that are related causally is regression analysis. That are related causally is regression analysis. और इस डेफिनेशन को दिया है तारो यामिन। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, लिख लीजिए, TAROYAMANE। एक और लिख लीजिए, दो डेफिनेशन हो जाए अपने पास, तो अगर थ्योरी में इसका पूरा क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर ले जाएंगे। देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस attempts to establish the nature of a relationship between variables, that is, to study the functional relationship, between the variables and thereby provide a mechanism for prediction and forecasting। फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिग्रेशन एनालिसिस attempts to establish the nature of relationship between variables, that is, to study the functional relationship between the variables
and thereby provide a mechanism for prediction and forecasting। इस डिफिनेशन को दिया था या लुन चो, YALUNCHOU। तो ये दो डिफिनेशन आपको याद हो और साथ में जो कुछ बातें डिस्कस हो गई हैं वो हो, तो अगर इसको थ्योरी के फॉर्म में आपको आ जाता है तो आप बहुत अच्छा इसको लिख पाएंगे। ठीक, तो काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो गई। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन एक तरीका है, दूसरा लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन भी होता है। ठीक, अब ढूंढने के कितने तरीके हो सकते हैं इसके, कि किस किस तरीके से हम लोग इसको जान सकते हैं। वन ग्राफिकल मेथड, दूसरा मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको स्कैटर डायग्राम बनाना है। ठीक, इस स्कैटर डायग्राम के माध्यम से फिर आपको बेस्ट फिट लाइन डालनी है। इस स्कैटर डायग्राम के रिग्रेशन लाइन पर जो जो पॉइंट आए, ठीक, उनके हिसाब से आगे हम लोग रिग्रेशन लाइन को डालेंगे और वो डायने कैसी जाएगी, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। देख लीजिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे मिलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। समझ आ रहा है आपको बात कि बेस्ट फिट लाइन डालना भी कितना आसान काम है। आपको ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि ये जो है आपको करना है, लेकिन ये आपके पास लिखा हो, आपको तो काम करना है फार्मूले के हिसाब से। लेकिन ये मेथड है एक, ये आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन के लिए, कि पूरा अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए रिगार्डिंग रिग्रेशन इन थ्योरी, तो आप इसको एटलीस्ट लिख तो पाओ 2-4 लाइन। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब कोई भी चीज स्कैटर्ड है, फैली हुई है, तो कैसे फैलेगी, वो फैलेगी आपके पॉइंटिंग से। और जो ये पॉइंटिंग है इसमें आपको डालनी है बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन आप कैसे डालेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसका लीस्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेकर के जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आप मार्क करेंगे, और ऐसे सारे पॉइंटों को जब आप एक साथ मिला दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, बेस्ट फिट लाइन, जो कि उस वेरिएबल की बेस्ट फिट लाइन होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फिर डिस्कस कर लेंगे हम अगर आपको डिस्कस करना है। बाकी फिर आगे मैथमेटिकल मेथड पे आ जाते हैं हम लोग, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। तो मैथमेटिकल मेथड में आपके लिए 2 तरीके, रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशंस, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। एक कोफिशिएंट के थ्रू, एक हमें पॉइंट कुछ गुणांक पता चल जाए और वो पॉइंट हम डालें तो उसका इफेक्ट पता चल जाए, दैट इज द कोफिशिएंट। और एक हम किसके थ्रू जाने, नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू। तो नॉर्मल इक्वेशन आप लिख लीजिए फटाफट। लाइन, जो रिग्रेशन लाइन है y और x, उसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये कौन सी रिग्रेशन लाइन है, y ऑन x। तो इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर यही हम बोल दें कि रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। गेटिंग, अच्छे से लिखते जाइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, यानी y वेरिएबल का अगर x वेरिएबल पर अध्ययन करना है तो आपकी रिग्रेशन लाइन को क्या बोला जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर x ऑन y करना है तो आपकी रिग्रेशन लाइन को क्या बोला जाएगा, x इज इक्वल टू
ए प्लस बी वाई। अब पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से ये ए बी और ये सब क्या है, एक्स वाई, ये आप लिख लीजिए फटाफट, उस हिसाब से वाई वाली को आप समझें। तो ये रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स में आपको क्या करना है, यूज टू प्रिडिक्ट और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की गिवन वैल्यू पर वाई का असर आपको देखना है। इन दिस केस एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको वाई डिपेंडेंट है ना, एक्स इंडिपेंडेंट है। तो x का y पे क्या असर पड़ रहा है, जब हमें ये जानना है तो हम क्या जानेंगे, y की क्या वैल्यू आ रही है, y ऑन x, मतलब y x पे कितना डिपेंड है। इसको आप ऐसे पढ़े, हम y की वैल्यू को जान रहे हैं, इसका मतलब y x पे कितना डिपेंड है। ठीक, बस शॉर्ट मिनट, छोटी देर में खत्म हो रहा है बेटा, अब ये बात खत्म हो जाए तभी क्लास रोकूंगा मैं, वरना आधी छूट जाएगी। अब ये a क्या है बेटा, इसमें जल्दी से, a क्या चीज है, इंटरसेप्ट, जहां पर इनका आपस में एक दूसरे को इन्होंने काटा। ठीक, इंटरसेप्ट विच इज द लाइन कट्स बाय फ्रॉम एक्सेस ऑफ वाई, एक्सेस ऑफ वाई पे जहां पे इसको काटा, दैट इज द इंटरसेप्ट। एंड बी इज द स्लोप ऑफ लाइन, बी वो स्लोप है, और स्लोप क्या बताएगा, कितनी दूर कितना डिस्टेंस, बीटा वैल्यू। ठीक है, ये बताएगा ये। इससे आपको पता चलेगा कि किस अमाउंट का एक्स इस्तेमाल किया जाए। बी मुझे अगर पता है और ए मुझे पता है, तो ये पता चल जाएगा कि वाई पे कितना असर आ रहा है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। काफ़ी ऊपर हम लोग अपने टाइम से चले गए हैं, 12:20 से मेरी क्लास भी है, तो ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो रहा है। ओके, देन कल मुलाकात होती है। आप अच्छे से इसको देख के आइए रिग्रेशन को, कल इसके पॉइंट्स को और आगे बढ़ाएंगे और इसके एक आध न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। इफ देयर इज एनी क्वेरी तो जल्दी से फटाफट पूछिए बेटा, इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज बच्चों, डोंट टेक टाइम। प्लीज एनी क्वेरी बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स, कोई क्वेरी है आपके पास? नो, ओके, तो अब आप लोग इसको अच्छे से देख के आएंगे, फिर कल डिस्कशन होगा। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। यस, लीव द मीटिंग, लीव मीटिंग छोड़ दो बेटा जल्दी। ऑल ऑफ यू हैव टू लीव द मीटिंग राइट नाउ। Yes, please leave the meeting.